नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायिक व्यवस्था। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। इंडियन जुडिशरी को पार्लियामेंट आपने मेरे साथ कर लिए है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी की जो सीरीज आपने मेरे साथ शुरू की थी वो बहुत अच्छी चल रही है, राइट। आप सभी सेशंस को आई होप कि अच्छे से देख रहे होंगे। बहुत ही डीप सेशंस हैं, हालांकि थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड मैंने इसको नहीं बनाया हुआ, थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है, लेकिन हल्का फुल्का आपको इसमें मेंस का कंटेंट भी मिलेगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज अपना इंडियन जुडिशरी पार्ट 1। रिलेटेड है जुडिशरी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस से, राइट। सबसे पहले आपके लिए खूबसूरत सा चार्ट, ये चार्ट आप देखिए, ये चार्ट आपके बेहद काम का चार्ट है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम इवॉल्व है। भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक तरीके से यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है। यूनिफाइड जुडिशरी कैसे? क्योंकि इंटीग्रेटेड है। देखिए सबसे ऊपर कौन है? एक सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट आता है। इंटीग्रेटेड है ये, राइट। यूनिफाइड जुडिशरी या फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। ये है भारत की न्यायिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर, ढांचा। अगर हम इसे अमेरिका के जो वहां का जुडिशियल सिस्टम होगा अगर उससे कंपेयर करें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में फिर क्या है सर? अमेरिका में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, मतलब फेडरल के लिए अलग है और स्टेट के लिए अलग है, राइट। फेडरल के लिए फेडरल जुडिशरी है जो वहां के फेडरल कानूनों को देखती है, सेंट्रल कानूनों को देखती है, और स्टेट के लिए स्टेट जुडिशरी है जो कि स्टेट कानूनों को देखती है, राइट। तो वहां पे है डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, हमारे यहाँ पे क्या है? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। तो आप ये बेसिक जो डिफरेंस है ये याद रखेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिविल कोर्ट आता है, क्रिमिनल कोर्ट आता है, रेवेन्यू कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, सब जज है, लोक अदालत है, लोकायुक्त है, ये सारी चीजें हैं। मैजिस्ट्रेट भी काम करते हैं, कलेक्टर भी काम करते हैं, तहसीलदार भी काम करते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स भी है हमारे पास। तो इस तरीके से ये जो पूरा ढांचा है, ये चार्ट है, ये आप बना लीजिएगा, बहुत ही काम का चार्ट है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बेसिक हम जानकारी लेना शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे पहले हम बातें करेंगे, धीरे धीरे फिर सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम लोग फिर जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, अल्ट्रा वायरस क्या होते हैं, ये सारी प्रोसेस पे हम बातें करेंगे, राइट। सबसे पहले पहला बिंदु देखते हैं कि आर्टिकल 124 से 147 भाग 5, ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़े से चीजें हैं, मतलब फैक्चुअल चीजें हैं, कभी कभी कभार याद नहीं रहता। फिर आप वहां पे क्वेश्चन अगर ऐसा सिंपल सा आ जाए तो फिर आप अफसोस करेंगे। तो उससे बेहतर है एक बार पढ़ ले कि आर्टिकल 124 से 147 भाग 5 में भारतीय संविधान के ये जो चीजें हैं ये डील्स करती है विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हालांकि मैं आपको एक एक आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कराऊंगा मैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद इंडियन हैज अ यूनिफाइड जुडिशरी एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आप याद रखेगा कि भारत ने ये जो न्यायिक व्यवस्था अपनाई है ये कहां से अपनाई है? तो ये जो अपनाई गई है वो कहां से अपनाई गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से ये चीजें जो है अडॉप्ट की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 28 जनवरी 1950, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि 26 जनवरी के 2 दिन बाद, तो 28 जनवरी 1950 को भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था वो इनॉग्रेट किया गया था। और इसने किसको सक्सीड किया था? मतलब इससे पहले भी तो कुछ चल रहा होगा ना न्यायिक व्यवस्था में, याद कीजिए इल्बर्ट बिल करके कुछ आया था। क्या था इल्बर्ट बिल? आज के लिए आपका पहला सवाल कि व्हाट इज इल्बर्ट बिल। तो उस वक्त भी मतलब ब्रिटिशर्स के भाई मैजिस्ट्रेट थे, जजेस थे तो सही। तो इस 28 जनवरी 1950 से पहले भी एक व्यवस्था पहले से काम कर रही होगी। उस व्यवस्था को कहते थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था 28 जनवरी 1950 को। सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि किसके तहत बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था। तो जिसका सोर्स आया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये जो बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना, थोड़ा सा मतलब डीप बातें कर लेते हैं कि किसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का या फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का? तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जुरिस्डिक्शन है वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बड़ा है, राइट। क्यों बड़ा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फेडरल कोर्ट को ही रिप्लेस किया था बल्कि ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भी रिप्लेस किया था। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया था। तो दैट्स व्हाई जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मच ग्रेटर देन द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां तक बातें क्लियर है? चलें अगले बिंदु पे। चौथा बिंदु क्या कहता है? द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो।
तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट जो है, हमारे राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शपथ भी दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगला, सीजेआई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन की जरूरत है एक नया सीजेआई को नियुक्त करने के लिए, हालांकि अपॉइंटमेंट को लेके भी कुछ मतलब इश्यूज रहे हैं कि 1973 से पहले ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि 1973 तक, 1950 है ना, तो 1950 से 1973 तक जो प्रैक्टिस होती थी वो ये होता था, जो ट्रेडिशन था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम घोषित करेंगे। लेकिन बाद में फिर 1973 के बाद से ये सिस्टम पहली बार 1973 में वायलेट किया गया, जब उस वक्त के जज ए.एन. रे, नाम याद रखिएगा, ए.एन. रे को सीजीआई बनाया गया। हालांकि ए.एन. रे सीनियर मोस्ट जजेस नहीं थे, उनको 3 जजेस उनसे ऊपर भी थे, लेकिन इनको फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। बाद में फिर 1977 में भी ऐसा ही हुआ। आपातकाल के बाद का समय था ये, 19, ठीक है, इमरजेंसी के बाद के काल में भी ऐसा ही हुआ। एमयू बेग को अपॉइंट किया गया सीजे ऑफ सीजीआई, राइट। तो इस तरीके से ये 1973 तक तो जो हमने ट्रेडिशन माना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिशन जो माना कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वही क्या बनेंगे, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो वो वायलेट हुआ 1973 में पहली बार, फिर दूसरी बार वायलेट हुआ 1977 में, राइट। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केस, मैं कराऊंगा आपको, 4 जजेस केस हुए हैं। सेकंड जजेस केस जो 1993 का था, उसमें जो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स थी उसको खत्म कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। और सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो अलोन अपॉइंट किए जाएंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी थी सीजीआई की अपॉइंटमेंट को लेके, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। तो उस वक्त आपातकाल के समय में थोड़ा सा मतलब गवर्नमेंट का उसमें हस्तक्षेप था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस केसेस में बिल्कुल ही मतलब ओवर रूल्ड किया। आगे चलते हैं हम। अगला बिंदु क्या कहता है, वाइल अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेज है, यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है, थोड़ी देर बाद में हम इस पे बात करेंगे। कंट्रोवर्सी एक वर्ड को लेके, मैंने आपको बताया ना, लॉ बहुत ही मतलब बारीक चीज है। ओनली वन वर्ड, ये वर्ड ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है, कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ। क्या है बताऊंगा मैं आपको। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। कंसल्टेशन विद सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन सीजीआई, राइट। तो जो कंसल्टेशन है सीजीआई के साथ प्रेसिडेंट जो करेंगे वो ऑब्लिगेटरी है दूसरे जजेस के अपॉइंटमेंट में। ये ही कंट्रोवर्सी है, ये हम बाद में बात करते हैं। आगे चलते हैं, पहले थोड़ी छोटी छोटी बातें पहले कंप्लीट कर लें, फिर देखेंगे कि डीप और कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्या क्या हैं इससे रिलेटेड। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आप सभी को मालूम है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल से, या एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल से, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये 3 क्वालिफिकेशंस है। टेन्योर क्या है, तो टेन्योर को लेके खासा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है। जैसे होता है ना कि लोकसभा में सांसद बनने की मिनिमम एज होती है, राज्यसभा में सांसद बनने की मिनिमम एज होती है, वोटिंग डालने की मिनिमम एज होती है, शादी करने की मिनिमम एज होती है। तो ऐसा ही जज बनने की कोई भी मिनिमम एज नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको स्टेटमेंट बना के फंसाया जा सकता है इसमें, तो याद रखिएगा कि इस पे फिर जो है 3 प्रोविजंस पर टेन्योर को लेके जो है ना संविधान में कुछ बातें की गई हैं। 3 प्रोविजंस है कि ये अपना जो पद है वो 65 साल तक ही ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट के जज की 62 ईयर्स है। तो जब हाई कोर्ट देखेंगे तब उस पर बात करेंगे। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, तो वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे, किसको समर्पित करेंगे। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। तो वो अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देते हैं। He can be removed from his office by president on the recommendation of parliament, तो संसद के रिकमेंडेशन पे उनको हटाया भी जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है एक बार भी, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिमूवल को लेके है कि रिमूव कैसे करते हैं, तो अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ड्स जो है मैं आपको बताते जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस, सवाल आ सकता है कि Supreme Court of judge of Supreme Court can be removed on the basis of simple majority, special majority, right?
इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी आप याद रखेगा कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इनको हटाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो यही दो ग्राउंड्स है बस, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन्हीं के बेसिस पे इनको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव करते हैं? तो ये रहा शानदार चार्ट आपके लिए। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये एक एक्ट है जो रेगुलेट करता है द रिमूवल प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के परीक्षा ने इस पे सवाल भी पूछा हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 पे। तो ये बहुत ही मतलब बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दिस एक्ट रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि एक रिमूवल मोशन साइन होगा, लोकसभा के 100 मेंबर साइन करेंगे और राज्यसभा के 50 मेंबर साइन करेंगे वो मोशन, और किसको देंगे? अपने अपने जो मतलब हाउसेस के जो चेयरपर्सन है उनको देंगे, स्पीकर को और चेयरमैन को। उसके बाद अगर स्पीकर और चेयरमैन को लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए तो वो आगे बढ़ाएंगे मोशन को, अगर नहीं लगा तो रिफ्यूज कर देंगे। अगर रिफ्यूज कर दिया तो बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन अगर उन्होंने एडमिट कर लिया, तो अगर एडमिट कर लिया तो आगे बात क्या होगी कि एडमिट करने के बाद 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, जो कौन बनाएंगे? मतलब कि लोकसभा के लिए स्पीकर बनाएंगे और राज्यसभा के लिए उनके चेयरमैन बनाएंगे, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को। अब ये 3 मेंबर कौन कौन होंगे सर? तो जो 3 मेंबर होंगे वो हो सकते हैं चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर की एक ऐसी कमेटी बनेगी। अगर उस कमेटी ने जज को गिल्टी मान लिया कि ये जज गिल्टी है, तो जो हाउस है फिर वो मोशन को आगे बढ़ाएगा, वो जो पर्टिकुलर सदन है वो मोशन को आगे बढ़ाएगा। अगर दोनों सदनों में मोशन पास हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है, तो फिर वो प्रस्ताव किसके पास जाएगा? वो प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के पास कि आप इनको हटा दीजिए, और राष्ट्रपति फाइनली उस पर अपने हस्ताक्षर करके रिमूव कर देंगे जज को। क्लियर है? अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का हटाया नहीं गया है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ एक मतलब हल्का सा वाकया हुआ था, वी रामास्वामी केस का एक वाकया हुआ था 1991-1993 में, राइट। लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उन्होंने उनको मान तो लिया था कि वो गिल्टी हैं, लेकिन वो रिमूव नहीं कर पाए थे, राइट, क्योंकि लोकसभा में वो हार गए थे तो रिमूव नहीं कर पाए थे। उस वक्त जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया था। तो वी रामास्वामी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया था दैट ही इज गिल्टी, लेकिन जो मोशन था ना वो पास नहीं हो पाया, तो यहाँ पे बात नहीं बन पाई, राइट। तो मतलब वो हटाए नहीं गए। तो अभी तक कोई भी जज जो है वो हटाए नहीं गए हैं इस प्रोसेस से, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? क्वालिफिकेशन क्लियर है, टेन्योर क्लियर है, रिमूवल प्रोसेस क्लियर है, जजेस इंक्वायरी एक्ट क्लियर है, राइट। सुप्रीम कोर्ट की बेसिक बातें हमने देख ली, बढ़िया सा चार्ट देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉन्स्पिरेसी पे कि ये सर क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या कंट्रोवर्सी क्या है कंसल्टेशन को लेके, राइट। तो कंसल्टेशन जो वर्ड आया था यहाँ पे जो वर्ड आया था मैं आपको दिखा देता हूं कि जो दूसरे जजेस हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई, तो यहाँ पे जो वर्ड है कंसल्टेशन, इसका मतलब क्या है? तो उसको थोड़ा सा बारीकी में समझते हैं। देखिए 4 जजेस के केस हुए हैं। पहला जज केस हुआ था 1982 में इसी वर्ड को लेके, कंसल्टेशन वर्ड को लेके, और उन्होंने उस में रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि दैट वर्ड मींस एक्सचेंज ऑफ व्यूज ओनली, कि बस खाली एक मतलब एक व्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो राइट। तो ये था। लेकिन सेकंड जजेस केस में जो 1993 में आया था उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कंकरेंस, मतलब आप भी सहमति है मेरी भी सहमति है, हमारी सहमति से चल रहे हैं, कंकरेंट होके चल रहे हैं, राइट, कोहेरेंट होके चल रहे हैं। तो हेंस एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जो सीजीआई जो भी बोलेंगे एडवाइस करेंगे वो बाध्य होगा, किस पर बाध्य होगा? राष्ट्रपति पर बाध्य होगा। राष्ट्रपति को वो एडवाइस मानना पड़ेगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये किस केस में बोला गया? सेकंड जजेस केस 1993 में। उसके बाद फिर क्या आया? उसके बाद फिर आया कि इसमें फिर एक चीज आई कि मतलब कई लोगों ने सवाल उठाया कि यहां तो चलिए आपने बोल दिया एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यहां कह रहे हैं कंकरेंस, लेकिन जो सीजीआई जो सलाह दे रहे हैं वो भी तो सीनियर मोस्ट जजेस से लेके ही तो सलाह दे रहे हैं ना, तो सलाह के अंदर एक सलाह है, राइट, सलाह के अंदर एक सलाह है। इसके बाद फिर आई थर्ड जजेस केस 1998। थर्ड जजेस केस 1998 में फिर दोबारा मतलब कोर्ट की रूलिंग आई। कोर्ट की रूलिंग ने इसमें बोला कि कंसल्टेशन प्रोसेस रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। मतलब क्या? मतलब कि यह है कि जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी सीजीआई देंगे, सीजीआई जो सलाह लेंगे वो एक कोलेजियम सिस्टम बनाएंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का वो क्या बनाएंगे? कोलेजियम सिस्टम, और उनसे वो सलाह लेंगे। अगर 2 जजेस ने भी ओपिनियन नहीं माना एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर, 2 जजेस ने भी अगर कि इनको अपॉइंट करना है कि नहीं करना, तो 2 जजेस ने भी अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर फिर कोई सलाह वो देते हैं सीजीआई
तो वो सलाह जो है राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होगी, सरकार पर बाध्य नहीं होगी। क्लियर है? तो नॉर्म्स के साथ चलना पड़ेगा। और ऐसा ही एक कानून कुछ बनाया गया 4 जजेस केस 2015 ये आया था, लेटेस्ट था, 99th अमेंडमेंट एक्ट आया था और एनजैक आया था। एनजैक क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो 99th अमेंडमेंट एक्ट और एनजैक, इसके तहत ये था कि सरकार ही मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगी। तो सरकार का एक हस्तक्षेप था जिसको देखते हुए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, और उसके बाद इन्होंने इसको 4 जजेस केसेस में ही इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्लियर आपको? तो ये थी एक वर्ड के ऊपर कंसल्टेशन। तो फाइनल समरी क्या बनी? फाइनल समरी ये बनी कि बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट तो है, लेकिन अगर वो कॉलेजियम सिस्टम के ग्रुप में से कोई भी अगर मना कर गया और फिर सीजीआई अगर कोई मतलब कंसल्टेशन दे रहे हैं तो फिर वो बाइंडिंग नहीं है। क्लियर है आपको? तो ये कुछ बेसिक कुछ बातें थी जो हमने आज की, राइट? तो हम शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं। 18 जनवरी को कल आपने मेरे साथ दिसंबर का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज किया था, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत सारे एग्जामों में वो आपको हेल्प करेगा। 19 जनवरी जो कि आज का दिन है, आज हमने इंडियन जुडिशरी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया और ऐसे ही हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। 134वें सेशन पे हम हैं, 150 पे लगाने जा रहे हैं, राइट? 1 सेंचुरी और मारेंगे फिर। चलिए, अगर आप चाहते हैं अपने आप को और एनरिच करना, एक इंटेलेक्चुअल माइंड बनाना, अपने आप को पावर हाउस बनाना, ताकि आप लोगों के साथ डिबेट करते वक्त अच्छे अच्छे फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकें, अच्छे से सारी चीजों को बोल सकें, कनेक्टिंग द डॉट्स कर सकें, पॉलिसीज को समझा सकें, तो आइए ज्वाइन कीजिए पीटी एजुकेशन के इस प्रोग्राम में, दैट इज सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1, जहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। और चाहते हैं कि और बहुत बड़े एक लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर, मैनेजमेंट स्किल्स अपने अंदर सुधारना, तो आइए पावर ऑफ 10 में, जहां आप दुनिया की सारी जो भी ग्लोबल अपडेट है उनसे रूबरू होते रहेंगे, राइट? जरूर एनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को भी कराइए। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है, दिए हुए लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए, ऑर्डर कीजिए, अपना पीडीएफ पढ़िए और अपनी लाइब्रेरी बनाइए, खुश रहिए। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। सारी लिंक्स टोटली एक्टिवेट हैं, टीम लगातार आप पे मेहनत कर रही है। मिलेंगे हम अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।